Greetings for the day, dear students. In the chain of my lectures on heterocyclic compounds, this is my 10th lecture, and today I'll discuss about the 6-membered condensed heterocyclic compound isoquinoline. आज मैं आपको विषम चक्रीय संघनित 6 कार्बन युक्त 6-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में जानकारी दूंगी, जिसका नाम है आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन को हम बीटा गामा या 3,4 बेंजोपेरिडिन अथवा 2 बेंजेजीन भी कहते हैं। जैसा हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका जो नॉमेनक्लेचर है, इसका नामकरण में जो हेट्रो एटम है, विषम परमाणु को हम 1 नंबर देते हैं और फिर हम रिंग में हम नंबरिंग करते हुए जाते हैं। जब पूरे मॉलिक्यूल की नंबरिंग हो जाती है तो कोने वाले जो कार्बन एटम्स हैं उनको 1 अंक देकर इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं कि हेट्रो एटम को न्यूनतम अंक मिले। यह सदैव क्विनोलिन के साथ पाया जाता है और इसको क्विनोलिन से पृथक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए पहले इनके सल्फेट बना लिए जाते हैं और फिर इन्हें अल्कोहल के साथ आंशिक क्रिस्टलन, पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन द्वारा इनको हम पृथक कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। आइसोक्विनोलिन अल्कोहल में बहुत कम सॉल्युबल है और इसलिए यह पहले क्रिस्टलाइज हो जाता है और क्विनोलिन बाद में क्रिस्टलाइज होता है। आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस कई एल्केलॉइड्स, फॉर एग्जाम्पल पापावरिन, नारकोटिन आदि में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका विरेचन या प्रिपरेशन। आइसोक्विनोलिन की प्रिपरेशन और संश्लेषण, इसकी विरेचन और सिंथेसिस की कई विधियां हैं, जिनमें से प्रमुख को हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहली विधि है, यदि सिनेमैल्डिहाइड के ऑक्साइम को फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो आइसोक्विनोलिन बनता है। जैसा इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि सिनेमैल्ड ऑक्साइम बनाया, अर्थात सिनेमैल्डिहाइड को हम हाइड्रोक्सिलमीन से हमने रिएक्शन करके इसका पहले ऑक्साइम तैयार कर लिया और फिर इसका यदि हम इसको गर्म करें तो इसमें बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है और फिर एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है और इसमें से जल का एक अणु निकलता है और हमको आइसोक्विनोलिन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है बिस्लर नेपेरास की रिएक्शन। यदि बीटा फेनिल एथिलएमाइड को फॉस्फोरिल क्लोराइड के फॉस्फोरस या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड अथवा एनहाइड्रस निर्जलीय जिंक क्लोराइड के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाए, व्हेन दे आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर, तो यौगिक का चक्रीय विहाइड्रोजनीकरण, साइक्लो डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और डाइहाइड्रोक्विनोलिन बनता है, जो कि सल्फर, सेलेनियम या पैलेडियम व कार्बन की उपस्थिति में गर्म करने पर डिहाइड्रोजनेशन होता है उसका और आइसोक्विनोलिन में परिवर्तित हो जाता है। और जो रिएक्शन है वो कई सारे स्टेप्स में संपन्न होती है, जैसा हम नीचे इस रिएक्शन में देख रहे हैं। यहाँ पर हमने बीटा फिनाइल एल्केलेमाइड को POCl3 के साथ गर्म किया तो पहले एक HCl का मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट होता है और फिर उसके बाद में एक इंटरमीडिएट बनता है और फिर उसके बाद में 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। इसको यदि हम हीट करें पैलेडाइज्ड कार्बन या सल्फर अथवा सेलेनियम की उपस्थिति में तो हमें 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। थर्ड मेथड है पिक्टेट स्पेंगलर रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि बीटा एरिल एथिलएमीन को किसी एल्डिहाइड के साथ HCl की अत्यधिक मात्रा में हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो 1234 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है, जो कि पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ गर्म करने पर विहाइड्रोजनीकृत होता है, डिहाइड्रोजनेट होता है और आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव में परिवर्तित हो जाता है। और रिएक्शन हम देख सकते हैं, इसमें हम बीटा फेनिल एथिलमीन को गर्म कर रहे हैं किसी एक एल्डिहाइड के साथ और साथ में हमने क्या लिया है, HCl की अधिक मात्रा ली है, तो इसमें से पहले एक जल का अणु निकलता है, एक हमको मध्यवर्ती यौगिक मिलता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है, जिसमें से कि एक
हाइड्रोजन आयन निकलता है और फिर फाइनली जो एक और इंटरमीडिएट बना उसको हम पैलेडाइज्ड कार्बन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन मिल जाता है। फोर्थ मेथड है पिक्टेट गॉर्च सिंथेसिस। यह विधि बिशलर नेपियर-लास्की विधि का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इस विधि में बीटा हाइड्रोक्सी बीटा फेनिल एथिलमाइड को एसिड कैटालिस्ट अथवा P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो यौगिक का शीघ्र ही निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और बना हुआ स्टेलेमाइड गर्म करने पर जल का एक अणु होता है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और उसका साइक्लाइजेशन होकर हमको आइसोक्विनोलिन का व्युत्पन्न मिलता है, जैसा कि इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं। अंततः हमको 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है पोपेरान्स फ्रीश रिएक्शन। इस रिएक्शन में पहले किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी अमीनो एसिटल के साथ में कंडेंस करते हैं, संघनित करते हैं और जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है उसको सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में उसका साइक्लाइजेशन करते हैं, जैसे इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के स्थान पर यदि एरोमेटिक कीटोन लें इस रिएक्शन में तो 1 एल्किल क्विनोलिन डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें तो ये एक रंगहीन ठोस यौगिक होता है। इट इज़ अ कलरलेस सॉलिड कंपाउंड जिसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अधिकांश गुण क्विनोलिन के समान ही होते हैं और इसकी जो रिएक्शन है वो हम एक के बाद एक पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी क्षारीय प्रकृति या बेसिक नेचर। क्विनोलिन की ही भांति यह भी एक टर्शरी बेस की भांति व्यवहार करता है और अम्लों के साथ लवण अर्थात एसिड्स के साथ सॉल्ट और एल्किल आयोडाइड के साथ चतुष्क अमोनियम लवण अर्थात क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनाता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल आयोडाइड के साथ ये क्वाटनरी कंपाउंड बना रहा है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है रिडक्शन। यदि लिक्विड अमोनिया में सोडियम के साथ यदि हम इसको रिड्यूस करें तो ये 1,2 डाईहाइड्रो प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन टिन और HCl के साथ अपचयित होकर ये 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो कंपाउंड बनाता है और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अर्थात उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के साथ ये ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइसोक्विनोलिन को यदि सोडियम और अमोनिया में के उपस्थिति में गर्म करें तो 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन मिल रहा है और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करने पर ऑक्टाहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बन रहा है और टिन और HCl की उपस्थिति में 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। परबेंजोइक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होकर ये एन ऑक्साइड बनाता है, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में यदि क्विनोलिन को हम आइसोक्विनोलिन को यदि हम ऑक्सीडाइज करें तो हमको एन ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। एल्कलाइन केमोनो के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने पर थैलिक एसिड और सिनकोमिरोनिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। यह रिएक्शन जो है वो बेंजीन और पिरिडीन दोनों रिंग्स के टूटने की इसमें संभावना रहती है। बेंजीन रिंग टूटने पर सिनकोमिरोनिक एसिड प्राप्त होता है, जबकि पिरिडिन रिंग टूटने पर थैलिक एसिड प्राप्त होता है, जैसा कि इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एल्कलाइन केमोनोफोर की उपस्थिति में यदि ऑक्सीडेशन करें तो हमको थैलिक एसिड और सिनकोमिरोनिक एसिड्स का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये याद रखने की बात है कि क्विनोलिन का जब ऑक्सीडेशन करने पर केवल बेंजीन रिंग टूटती है और क्विनोलिनिक एसिड बनता है, अतः इस रिएक्शन की सहायता से क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में हम विभेद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन रिएक्शंस में आइसोक्विनोलिन 2 नाइट्रोनेफ्थलीन के साथ समानता रखता है। नाइट्रोजन परमाणु के स्ट्रॉन्ग -I प्रभाव के कारण
अणु की पिरिडिन रिंग तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मुख्य रूप से बेंजीन रिंग की पोजीशन 5 और 8 पर संपन्न होती हैं। लेकिन ब्रोमिनेशन और मर्क्यूरेशन की जो रिएक्शंस हैं वो पिरिडिन रिंग की 4 पोजीशन पर संपन्न होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रेशन करने पर क्या मिलता है हमको 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन जो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा और 8 नाइट्रो आइसोक्लोरीन जो है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। सल्फोनेशन करने पर क्या होता है कि हमको आइसोक्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड मिलेगा और साथ में आइसोक्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड बहुत कम मात्रा में मिलेगा और मेन प्रोडक्ट जो होगा वो 5 सल्फोनिक एसिड होगा। हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन करने पर हमको केवल एक प्रोडक्ट मिलेगा 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन। मर्क्यूरेशन पर भी यही होगा कि हमको केवल सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा आइसोक्विनोलिन 4 मर्क्यूरिक एसीटेट। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी के कारण नाइट्रोजन युक्त रिंग अर्थात जो पिरिडिन रिंग है इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती हैं। ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो स्थिति 1 पर संपन्न होता है क्योंकि इस स्थिति पर बेंजीन रिंग तथा नाइट्रोजन परमाणु दोनों ही प्रबल माइनस आई इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई प्रभाव पड़ता है जिससे यह स्थिति इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और इसकी कुछ रिएक्शंस हम देख सकते हैं। फर्स्ट है चिची-बेबन रिएक्शन। यदि आइसोक्विनोलिन की सोडामाइड के साथ गर्म किया जाए तो 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है, जैसा कि ये इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि आइसोक्विनोलिन को सोडामाइड के साथ गर्म करने पर 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन प्राप्त हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर 1 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मिल रहा है। यहाँ पर हमको क्या मिला है इस रिएक्शन में 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaOH के साथ गर्म करने पर 1 हाइड्रोक्सी आइसोक्विनोलिन प्राप्त हो रहा है। कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ रिएक्शंस विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यह ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ एवं एल्किल लिथियम के साथ क्रिया करने पर 1 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि इस रिएक्शन में हमने देखा कि इसको यदि हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ गर्म करें तो हमको 1 एल्किल आइसोक्विनोलिन प्राप्त हो रहा है। अब हम देखेंगे इसकी संरचना और एरोमेटिकता, इसका स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। क्विनोलिन की ही भांति आइसोक्विनोलिन में भी बेंजीन और पिरिडिन रिंग आपस में संयुक्त अवस्था में है, कंडेंस्ड हैं और इनका संयोग 3, 4 अथवा बीटा गामा स्थितियों पर है। दोनों रिंग्स का प्रत्येक परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है। इट इज एवरी एटम इज इन स्टेट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अतः जो दोनों रिंग्स हैं, दोनों वलय हैं, वो कैसी होंगी फिर प्लेनर होंगी, समतलीय होंगी और प्रत्येक रिंग में एरोमेटिक सेक्सटेट विद्यमान है। एरोमेटिक रिंग होने के कारण यौगिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती हैं और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रकृति के कारण यौगिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी संपन्न होती हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होंगी, जैसा हमने अभी पढ़ा है कि स्थिति पोजीशन 8 पर संपन्न होती हैं, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस स्थिति 1 पर संपन्न होती हैं। क्विनोलिन की भांति इसमें भी बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बंद 2, 3 और 6, 7 की तुलना में अधिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का निकटतम कार्बन परमाणु C1 है, जिस पर नाइट्रोजन के -I प्रभाव के कारण सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उत्पन्न होती है। अतः इसी पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस संपन्न होती हैं, जैसा इसमें समझाया गया है कि एक बेंजीन रिंग है और एक पिरिडिन रिंग है। तो पिरिडिन रिंग जो है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और जो बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये तो था आज के
लेक्चर के बारे में अर्थात आइसोक्विनोलिन के बारे में विस्तार से उसकी संरचना, एरोमेटिसिटी, उसकी भौतिक रासायनिक गुण और उसके विरेचन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।